खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले से सामने। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की प्रमुख खास खबरों से। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जैसा कि आपको बताते चले कि विगत एक सप्ताह से चल रही भीषण उमस भरी गर्मी से आज लोगों को राहत तो मिली, लेकिन साथ ही साथ 20 मिनट हुई जोरदार बारिश ने ललितपुर के नगरपालिका की खोखले वार्डों की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। वह भी मात्र चंद मिनटों की बारिश ने साथ ही शहर के अधिकांश भाग जलमग्न हो गए और घरों में व दुकानों में नाली का पानी तक पहुँच गया। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे इन तस्वीरों में कि ये ललितपुर का सबसे पुराना नजाई बाजार है, जहां आपको दुकानें तो दिख रही होंगी लेकिन दुकानों के सामने सड़क दिख रही होगी जिस पर पानी अपनी तीव्र गति के साथ बह रहा है और जैसे लग रहा हो कि तालाब में दुकानें खुली हों और यहां से निकलने वाले राहगीर बड़ी मशक्कत के बाद निकल पा रहे हैं। मुश्किल से 10 मिनट की बारिश हुई है और नगर पालिका का ये हाल है कि आपको दिख रहा है नजाई वाली जूता लाइन में चले जाओ, उधर पेशाब घर बना अपना तहसील और चौराहे के पास, उसकी स्थिति बहुत। अब हम आपको लिए चल रहे हैं शहर के आजादपुरा की ओर। यहाँ भी यही हाल है। आजादपुरा स्थित वार्ड नंबर 12 में जहाँ बरसात की वजह से नालियों का पानी घरों में भर जाता है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उनको यहाँ से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्होंने कई बार प्रशासन और नगर पालिका को चेताया, लेकिन प्रशासन और नगर पालिका अपनी कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है और क्षेत्र की जनता जगाते जगाते परेशान हो चुकी है। लेकिन सभी का अब नगर पालिका के चुनाव आने पर करारा जवाब मिलेगा और इस खबर के माध्यम से भी जनता कुंभकर्णीय नींद में सोए अधिकारियों को जगाने का भी कार्य करेगी। पूरा सेकंड लगता है वार्ड नंबर 12। क्या हालत ऐसी है कि थोड़ा सा पानी गिरने पर घरों में पानी भर जाता है बहुत अधिक मात्रा में और जो घर के सामान है वो तैरने लगते हैं पूरे। ये है कि इस मोहल्ले की बिल्कुल निकासी बिल्कुल नहीं है और जो पार्षद है वो सुनते नहीं है। हज़ारों बार अवगत करा चुके हैं, हज़ारों बार एप्लीकेशन नगर पालिका में दे चुके हैं और कईयों बार डीएम साहब के यहाँ भी दे चुके हैं। क्या आश्वासन यही दिया जाता है कि इस वर्ष या इस महीने में रोड डलवा दी जाएगी और नाली की नकाशी करा दी जाएगी। मामला ये है कि पहले यहाँ से गली थी, गली से नाली गई। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले से सामने आ रही है, जहां चलती ट्रेन से झांसी से ललितपुर लौट रहे राप्ती एक्सप्रेस से एक युवक को फेंकने का मामला सामने आया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे ललितपुर के जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां घायल युवक ने अपने बयान में बताया कि राप्ती सागर एक्सप्रेस के पेंटी गार्ड और मैनेजर और बेंडरों ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया, जिस कारण वह ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरा वाक्य मामला ललितपुर रेलवे स्टेशन के आउटर का बताया गया है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर ललितपुर थाना, जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए तत्काल इसकी सूचना भोपाल कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही भोपाल जीआरपी पुलिस हरकत में आई और ट्रेन को चारों ओर से घेर दिया और ललितपुर में चलती राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन से युवक को फेंकने के आरोप में भोपाल आरपीएफ ने राप्ती सागर एक्सप्रेस के पेंटी गार्ड, मैनेजर और बेंडरों को गिरफ्तार किया। तो वहीं ललितपुर जीआरपी पुलिस ने भोपाल पहुंचकर पेंटी गार्ड, मैनेजर और बेंडर को गिरफ्तार कर ललितपुर जीआरपी थाना ले आई है और उनसे पूछताछ कर रही है। तो बता दें कि प्रेमी और जीजा ने टावर पर चढ़कर किया हंगामा। प्रेम प्रसंग में घंटों चलता रहा ड्रामा। हम आपको बता दें कि अपनी प्रेमिका से शादी न होने से नाराज एक युवक विशाल ऊंचे टावर पर चढ़कर प्रेमिका के परिजनों को मनाने का प्रयास किया, जिसमें तमशाही भीड़ और पुलिस अधिकारियों की मदद से युवक को किसी तरह उतार लिया गया। लेकिन इसके बाद प्रेमिका के जीजा भी शादी न करने की जिद में टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा। मौके पर लगी भीड़ और पुलिस अधिकारी समझाने का प्रयास करते रहे। जानकारी अनुसार आपको बता दें कि झांसी के राजगढ़ निवासी एक युवती ग्राम कड़ेसरा कला में अपने जीजा दीदी के यहाँ रहती थी, जहां गांव के एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चलने लगा।
जिसकी भनक जीजा को लगी तो उसने अपनी साली के प्रसंग पर कड़ा पहरा बैठा दिया और आरोपी की प्रेमिका की मारपीट करने लगा, जिसके चलते उसका प्रेमी परेशान हो गया। हम आपको ये भी बता दें कि प्रेमिका से मिलने को परेशान प्रेमी गांव के एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और प्रेमिका के परिजनों पर मारपीट के आरोप लगाते हुए अपनी प्रेमिका की सुरक्षा की गुहार लगाने लगा, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण और सीओ कमलेश नारायण पांडे, प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्रा, ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह यादव, एसआई प्रवीण गिरी, एसआई प्रशांत, एसआई कुलदीप राणा आदि ने प्रेमी युवक श्रीराम जो कि 22 वर्ष पुत्र खुशीलाल को किसी तरह समझा बुझाकर उसे टावर से नीचे उतार लिया। प्रेमी का आरोप है कि उसकी प्रेमिका को उसके परिजन मारते पीटते हैं तथा उसका उत्पीड़न करते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने प्रेमी और प्रेमिका को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कर दिया। इसके कुछ देर बाद प्रेमिका युवती का जीजा भी टावर पर चढ़ गया और शादी न होने देंगे की मांग करते हुए टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा, जिसके बाद घंटों मौके पर मजमा लगा रहा और पुलिस अधिकारी जीजा को समझाने का प्रयास करते रहे। इसी तरह जीजा सुल्तान और प्रेमिका को कोतवाली पुलिस अपने साथ ले गई। जीजा प्रेमी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चलता रहा। देर बाद में कोतवाली में मजमा लगा रहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। ललितपुर शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर स्थित बयाना नाले पुल के निर्माण कार्य में देरी एवं बढ़ती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ शहर के कंपनी बाग में बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। देखिए रिपोर्ट। बुंदेलखंड विकास सेना बयाने नाले को लेकर धरना प्रदर्शन किया आज हम लोगों ने। बुंदेलखंड विकास सेना की लंबी लड़ाई के बाद हमें सफलता मिली थी कि बयाने नाले का काम लग गया था। जो ठेकेदार है उसने बयाने नाले को गिराने में तो बहुत तेजी दिखाई, लेकिन उसके बाद उसने काम रोक दिया, जिससे इस बरसात में लोगों को आवागमन में बहुत असुविधा का सामना हो रहा है। आदमियों को वो एक तो मिट्टी डाल दी, वो जो साइड उनमें उन्होंने एक टेम्परेरी रास्ता बनाया, उससे लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। जाम लग रहा है, लोग स्लिप कर रहे हैं, गिर रहे हैं और काम टोटल बंद है। कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। पूरी बरसात निकलने को है। हम लोग जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते कि पुल का काम शीघ्र लगाया जाए और जो वहाँ पे मिट्टी और जो टेम्परेरी का उन्होंने बनाया है रास्ता, उसको दुरुस्त किया जाए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो और वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था की जाए। वहाँ से झगड़े हो रहे, घंटों जाम लग रहा, इससे लोगों को निजात मिले और काम शीघ्र लगाया जाए। पूरे देश में जहां एक और गरीबों को सरकार चिकित्सा सुविधा को लेकर कितनी गंभीर है कि अरबों खरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है कि गरीबों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, लेकिन धरातल पर यह सब बौना साबित हो रहा है। जी हां, ऐसा ही एक मामला ललितपुर के जिला चिकित्सालय का निकलकर सामने आया, जहां टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते देखे गए। यहाँ के डॉक्टर और ललितपुर के जिला चिकित्सालय में इन दिनों अव्यवस्थाओं का बोलबाला लगातार आए दिन देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि जहां टॉर्च की रोशनी में गरीबों का इलाज हो रहा है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में एक भी इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है जो ऐसे समय में उपयोग में आ सके। जनरेटर चलना तो दूर, शासन से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भारी भरकम बजट आने के लिए भी आखिरकार इस बदहाल व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार कौन है और इसमें आप किसकी कमी मानेंगे, डॉक्टरों की या अस्पताल प्रशासन की? इसके पहले भी कई बार ललितपुर का जिला अस्पताल ऐसे ही संवेदनशील मामलों में सुर्खियों में रहा है। इसमें ललितपुर के जिला चिकित्सालय में पूरे प्रदेश में नाक कटाकर रख दी थी, क्योंकि विगत दिनों ललितपुर जिला अस्पताल का डीप फ्रीजर खराब होने पर उसमें रखे एक व्यक्ति के शव के सिर को चूहे और नेवले रात भर में नोच नोच कर खा गए थे और न जाने कितने दिनों से यहाँ जिला चिकित्सालय का डीप फ्रीजर खराब पड़ा था, जब जाकर इसकी पोल खुली थी।
बात यहीं तक सीमित नहीं रही और लखनऊ मुख्यालय तक पहुंची। इसके बाद सांसद और विधायक ने भी अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात कही, लेकिन यहाँ का अस्पताल प्रशासन नहीं जागा। जब मीडिया ने इस खबर को सदर विधायक के माध्यम से अपने अपने चैनलों से उछाला, तब जाकर जिला अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी और ललितपुर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखा डीप फ्रीजर सही हुआ। ललितपुर में एक सनकी सत्ताधारी नेता ने नाबालिग बच्चे की नाक को अपने दांतों से काटकर कर दिया उसे गंभीर रूप से घायल। नाबालिग बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया रेफर। आपको बता दें कि बीती रात ललितपुर में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पार्टी के सनकी नेता ने गुस्से में आकर एक नाबालिग बच्चे की नाक अपने मुंह के दांतों से काट दी। जी हां, जिससे नाबालिग बच्चा लहूलुहान हो गया और नाबालिग को तत्काल परिजनों ने जिला चिकित्सालय ललितपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां स्थिति गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए झांसी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ललितपुर की सदर चौकी अंतर्गत लक्ष्मीपुरा निवासी 10 वर्षीय नाबालिग अभय नामदेव की घर की स्थिति दयनीय है, इसलिए वह घर पर जाकर बर्तन धोने का काम करता है। वह 6 अगस्त की रात किसी के घर से काम करने के बाद अपने घर वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक पार्टी का सनकी नेता मिल गया, जिसका किसी बात को लेकर गुस्सा भड़क गया और सनकी नेता ने नाबालिग बच्चे की नाक को अपने मुंह में लेकर दांतों से काट लिया, जिससे नाबालिग बच्चे की नाक लहूलुहान हो गई। राहगीरों ने बच्चे के परिजनों को घटना की सूचना दी, तब मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय ललितपुर उपचार के लिए भेजा, जहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। आपको बता दें कि समाचार प्रसारित होने तक परिजन बच्चे का इलाज करा रहे थे और आरोपी के बारे में परिजनों ने अभी तक सदर चौकी ललितपुर में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। वहीं घटना को कारित करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है वह किसी बड़े राजनीतिक दल का नेता है और जरा सी बात पर सनक जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि वह अपना मानसिक संतुलन को बैठता है और बड़ी वारदात को कारित कर देता है। देखिए मनोज जैन के साथ पूरी रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? संजय नाम दे। क्या हो गया आपके लड़के को? सचिन ने नाम खा ली। अच्छा भाजपा को नेता बने थे। अच्छा, तो क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा? कह दिया झांसी के लाए। अच्छा, किस बात पे काट ली नाक? अब ये हमें नहीं पता। अच्छा, क्या करता है आपका बच्चा? ये बर्तन 2-3 रुपया जाते। अच्छा अच्छा अच्छा, हम काम करते। तो क्या निकल लिया था? कैसे काट ली उसकी? अब जो हमें नहीं बनते तो वो बता सका। अच्छा अच्छा, हम नहीं मिलते आपको। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश में अधिकांश ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनके संपर्क मार्ग और उन पर बने छोटे पुल और पुलिया आज भी जर्जर हालत में हैं, जिन पर से गुजरने वाले राहगीरों, छोटे छोटे बच्चों और किसानों को आज भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिला प्रशासन के उच्च आला अधिकारियों के अलावा चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करने वाले नेतागण चुनाव जीतने के बाद पार्टी के बड़े पदों की गद्दी पर आसीन होने के बाद गांव में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के दुख दर्द को सुनने के लिए कभी भी समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि नेताओं की एक कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जनता ये सोचकर वोट देती है कि हमारे गांव और क्षेत्र की समस्याओं का हल निकलेगा और विकास होगा, लेकिन हर बार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग विकास की आस लगाए बैठे ही रह जाते हैं। जनपद ललितपुर में दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनमें विकास सिर्फ नाम मात्र का ही हो पाया है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार मचा है। ग्रामीण जनता की आवाज को सुनने वाले अपनी आंखें और कान बंद करके बैठे हैं। जनपद ललितपुर में ब्लॉक बार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरान से भ्रष्टावन होकर बार ब्लॉक को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग आज जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि जिस पर जगह जगह काफी गड्ढे हो गए हैं और देवरान गांव से करीब 300 मीटर की दूरी पर नाले पर बनी पुलिया कई वर्षों से जर्जर हालत में है। बारिश के पानी के तेज बहाव से साल दर साल
ये पुलिया आज टूटने की कगार पर है, जिस पर से गुजरने वाले किसी भी वाहन चालक या नाले के उस पार बने प्राथमिक विद्यालय रावतियाना आदिवासी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के साथ कभी भी कोई गंभीर घटना घटित होने का खतरा बना हुआ है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देवरान के ग्रामीण द्वारा अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस जर्जर हो चुकी पुलिया और सड़क मार्ग के बारे में कई दफा खबर को प्रकाशित करवाकर जनपद ललितपुर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन जनपद के आला अधिकारियों के अलावा किसी के कोई भी बड़े नेता ने आज तक गांव वालों की इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। किसी दिन तेज बारिश के बहाव से ये पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट जाएगी। साथ ही देवरान से ब्लॉक बार को जोड़ने वाला ये संपर्क मार्ग टूट जाएगा। आपको बता दें कि देवरान के ग्रामीणों द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय और जिले के मुख्य ग्राम विकास अधिकारी से ये मांग की जा रही है कि देवरान से बसरावन होकर ब्लॉक मार्ग को जोड़ने वाला इस संपर्क मार्ग पर बनी जर्जर हालत में हो चुकी पुलिया और सड़क मार्ग का निरीक्षण कर उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए, अन्यथा ग्रामवासियों द्वारा सांसद महोदय के अलावा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इसके बारे में लिखित तौर पर अवगत कराने को बाध्य होंगे। ब्लॉक बार के ग्राम देवरान से डब्बू राजा की रिपोर्ट। किस गांव के निवासी? ग्राम देवरान। जी, समस्या बताइए, क्या समस्या? समस्या ये है कि ये रोड जो है देवरान से बस्तरावन के लिए जाता है जी, और रास्ते में नाले का पुल पड़ता है, तो ये चूँकि ये पूरा पुल ध्वस्त हो गया है बरसात के पानी से। अच्छा। और पूरा प्रशासन ने जैसा भी बनाया हो इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये पूरा नष्ट हो गया है और कभी भी ये पूरा गिर सकता है। अच्छा। और यहाँ पर रोतियाना स्कूल भी पड़ता है रास्ते में नाले के उस पार जी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, नाले से कहीं भी गिर सकते हैं या कोई वाहन द्वारा या नाला ज़्यादा आ जाए तो बच्चे आने में परेशानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा इसकी मरम्मत और ठीक कर दिया जाए। प्रशासन को कई बार हम लोगों ने कहा भी है, लिखित भी दिया है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जी। हमारा नाम है हरिराम सनव भागीरथ, देवरान निवासी। अच्छा, क्या समस्या बताइए? समस्या ये है कि ये हमारा है जो देवरान से बस्तरावन को रोड गया है जी, ये यहाँ पास में है जो पुल है जो टूट गया है और वहाँ पर पुल के उस तरफ है स्कूल और बच्चे जाते हैं पढ़ने, किसी भी समय घटना हो सकती है, बच्चे हैं जो पुल के में दब सकते हैं। इसलिए सरकार से ये निवेदन है हमारा जी कि है सो पुल की मरम्मत और रोड में बहुत से गड्ढे हैं तो उसकी मरम्मत की जाए। इस गांव के रहने वाले? ग्राम देवरान का रहने वाला हूँ। क्या समस्या बताइए? ये देवरान से जो बस्तरावन मार्ग है इस पर रोड पर इस पर निकलने के लिए असुविधा हो रही है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, पुल टूटने वाला है, कभी भी धोखा हो सकता है। जो नाले पे पुल बना हुआ है वो टूटने की संभावना है, वो तो टूट ही गया। भाई साहब 1 मिनट रुकिए। तो जगह जगह गड्ढे हैं रोड पर। अच्छा, क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? इसकी मरम्मत करवाएं और स्कूल भी है, बच्चे आ रहे जा रहे, गिरने की कुछ दुर्घटना हो जाए, इसलिए अपन और सुविधा चाहते हैं इस ललितपुर जिले में खनन विभाग और पुलिस की साठगांठ से रात के काले अंधेरे में अवैध खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा है तो है ही, जिसे रोकना शायद किसी के बस में नहीं है, क्योंकि इस काले कारोबार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इस काले कारोबार में सफेदपोश नेतागण अपने गुंडों को इस कार्य के लिए पाले हुए हैं। ये मामला ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शहर का पौष इलाका कहलाए जाने वाला पारसनाथ कॉलोनी इलाका, जहां रात के काले अंधेरे में एक हाईवा ट्राला वह भी 22 पहिए का क्षेत्र के लोगों को सुबह सुबह पलटा मिला है, जिसमें खराब किस्म की बालू लदी हुई थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये नंबर 2 का काला कारोबार रात के अंधेरे में होता है। अब सुबह जब मामला खुल चुका है तो खनन विभाग की बल्ले बल्ले हो जाएगी और जांच के नाम पर रस्म अदायगी कर कार्रवाई का खेल शुरू हो जाएगा, जिसे हम और आपको समझना भी समझ से बाहर है।
ललितपुर प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते संस्था के सदस्य कालू यादव ने झांसी के एक निजी अस्पताल पहुंचकर 12 वर्षीय बच्ची को किया रक्तदान। तो वहीं दूसरी ओर समिति के सदस्य संजय कुशवाहा ने 9वीं रक्तदान कर ललितपुर के जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति को किया रक्तदान। इस दौरान प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर, उपाध्यक्ष अमर राठौर, महिला अध्यक्ष सोनम झा, मीडिया प्रभारी मनोज खटीक ने रक्तदान में आदान करने वाले कालू यादव एवं संजय कुशवाहा का आभार व्यक्त किया। ललितपुर में विद्युत संविदा कर्मी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लगाए आरोप और कहा कि ज्यादा लालच के चक्कर में दूसरों को नौकरी देकर उसे नौकरी से निकालने का लगाया आरोप, जिसकी शिकायत उसने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की। मेरा नाम अरविंद पटेल है, सैदपुर मुड़िया का रहने वाला हूँ। संविदा पर नौकरी कर रहा था मेहरौनी में। जो हमारे अपर अभियंता अधिकारी हैं धर्मेंद्र प्रजापति जी, इन्होंने बिना किसी कारण के मुझे हटा दिया है और सभी अधिकारियों से बोल रहे हैं कि कार्य नहीं करते थे इसलिए हटाया। हटाने का कोई लेटर भी नहीं दे रहे हैं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इसकी उचित कार्रवाई की जाए और जांच पड़ताल कर दोबारा से कार्य करने का अवसर दिया जाए। ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पुराकला के मजरा पठारी में मनाया गया राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, जिसमें आदिवासी बच्चों से किए अनेकों प्रकार का नृत्य। चेहरा था जो राष्ट्रपति पद के लायक था। तो सोचिए आप कि इन चेहरों को भी आप कहां तक ले जा सकते हो। ये भी आपके बच्चे हैं, ये भी आप किसी की बहन बेटी या बच्चे ही होंगे। ललितपुर जिले के तालबेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेट में मुफ्त प्रकाशन डोज का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख और चिकित्सा अधीक्षक द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त 17,000 प्रकाशन डोज लगने की पूर्णतः तैयारी कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए विभाग सजग रहा। पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बैंकों में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ क्षेत्र के लोगों में दिखी जागरूकता और बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की क्षेत्र के देवगढ़ निवासी एक युवक की मुहिम 1 महीने की कड़ी मेहनत बाद रंग लाई, जिसकी शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने बैंक में छापा मारकर बैंक के मैनेजर को 13,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और थाना जाखलौन पुलिस के हवाले बैंक कर दिया था। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है, बताया जा रहा है इसमें कि बैंक के अंदर 12 घंटे तक चली है बैंक के दस्तावेजों की छानबीन और कल दोपहर 1 बजे विजिलेंस टीम ने छापा मारा था और देर रात 3 बजे तक होती रही है बैंक के दस्तावेजों की छानबीन, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि ललितपुर थाना जाखलौन क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये पूरा मामला है। जाखलौन से अखिलेश साहू के साथ सुनील यादव की रिपोर्ट। हमारा नाम है रघुवीर सिंह। मामला है एक सेंट्रल बैंक जाखलौन का। हमारे पिताजी का पैसा सेंट्रल बैंक जाखलौन में था। हमारे पिताजी की कोरोना काल के समय मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उसमें बारिश नहीं थी हम, तो फिर मैंने साहब ने कहा ये फाइल बनवा के लाओ, तो वकील से फाइल बनवा के लाए। फाइल बनवा के हमने वहाँ जमा कर दी। जमा करने के बाद कब बोलने लगा 1-2 महीने बाद आना। अब 1-2 महीने बाद फिर वहाँ गए तो कहने लगा अभी वो आई नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई है। क्या कहाँ भेजते हैं, झांसी भेजते हैं कि लखनऊ भेजते हैं। वहाँ से फिर ऐसे ही 1-2 महीने 15 दिन 1-2 महीने 15 दिन कहते रहे। ऐसे ही 4 से 8 महीने बीत गए। साल भर परेशान किया उन्होंने। अभी एक महीने से पैसे का कहने लगे वो 13,000 रुपये लगेगा। 13,000 रुपये मांगने लगे रिश्वत का। ठीक है साहब, रिश्वत का जी किस बात के पैसे साहब, कहीं वो 13,000 वो लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो हमारे लिए एक CBI का मैसेज द्वारा नंबर प्राप्त हुआ। हमने उस पर शिकायत की तो हमारी शिकायत वहाँ दर्ज हो गई। तो वहाँ से CBI की टीम आई, उनको पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ठीक। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्कार।